म्यूजिक जो है कोई भी मोमेंट पे जब आप उसे सुनते हैं वो आपके माइंड को बहुत बिल्कुल। तो ये क्या कनेक्शन है? ये सबसे बड़ा साइंटिफिकली रीजन भी है। तो बेसिकली सब रागों का कमाल है जो आपकी बॉडी को एकदम शांत कर देता है या एकदम आपको नाचने के लिए मजबूर कर देता है। प्रैक्टिस ये सब कुछ तब हम करना शुरू कर देते हैं जब हमें थोड़ा सा विश्वास आने लगता है कि भाई मुझे इसको करना है। तब तक तो वो धक्काबाजी होती है। तो तपस्या है, रियाज के बिना, तब के बिना आप इसको पा नहीं सकते। एक सक्सेस की लाइन पे जब शुरू कर देते हैं ना, तब उन्हें लगता है स्पिरिचुअलिटी या ये सब जो चीजें है ना, वो जब एक एज हो जाए ना, बूढ़े लोग हो जाए ना, उसके लिए होती तब काम आएगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए ना सबकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, हाँ, बट दे आर वेरी इनलाइटेड। मतलब उनसे आप बात कर लो तो वो बोलेंगे मैं उस शिव को नहीं जानता जिस शिव को आप पूछते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप साधना करते हैं, जी, जी। वो एक ऐसा वर्ल्ड है ना जहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अगर आप जिस घर में हो, आपको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए कुछ पाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप बैठे हो, अगर आप खुद शांत नहीं हो पा रहे हो, पहले वहाँ शांत हो जाइए आप, फिर पहाड़ों और यहाँ पे तो सुकून है ही है। मैं आप स्मॉल टाउन से जब इतनी बड़ी सिटी में आते हैं ना जी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें मालूम ही नहीं होती। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं, या फिर आप उनके जैसे चलिए, और अगर नहीं चल पा रहे तो स्ट्रगल। हेलो एवरीवन। सो आज जो पॉडकास्ट हम लेके आए हैं वो मैं समर्पित करती हूँ म्यूजिक को, और इस पॉडकास्ट को करने के लिए भी हमारे बीच में जो आए हैं वो है समर्पित जी। यस, उनका नाम भी समर्पित है और वो पूरी तरह म्यूजिक को समर्पित है। उन्होंने आज तक बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत यंग एज में, बहुत स्पिरिचुअल है, और उसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ले लो, उनके प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, और हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए और आगे भी वो देने वाले हैं। सो अपनी सीट बेल्ट को बांध दीजिए और तैयार हो जाइए आज के पॉडकास्ट के लिए, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के लिए सीखेंगे कि किस तरह म्यूज़िक आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किस तरह म्यूज़िक सुनना चाहिए, किस तरह उसे महसूस करना चाहिए, और किस तरह वो आपको भगवान के भी करीब ले जा सकता है। कैसे हो आप समर्पित जी? बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको मिली थी मैं इसके पहले, बट हम मिले थे एक स्पिरिचुअल रिचुअल में। बिल्कुल। आज मैं एक डिफरेंट समर्पित को मिलने वाली हूँ जो शायद आज के पहले मैं उतनी डिटेल ना जानती हूँ, आज मैं उसे जानना चाहती हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड से शुरू करें। कैसे आप म्यूजिक जर्नी में आए और क्या आपका बैकग्राउंड रहा? संगीत मुझे विरासत में ही मिला है। ओके। पापा ऑल इंडिया रेडियो में थे, फोक आर्टिस्ट रहे हैं वो। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, सुबह की जो घंटी है वो ही राम नाम की धुन से स्टार्ट होती थी। अच्छा। तो कहना सही चाहिए कि संगीत उसमें ही बन के आया पूरा। विरासत में जो आपको मिला है तो वो नेचुरली सब कुछ हुआ कि यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, और कैसे जर्नी हुई आपकी अभी तक की? आपके घर में किसी की एक सोच अगर होती है तो स्टार्टिंग वहीं से हो जाता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अपब्रिंगिंग क्या है आपकी, आपके घर का माहौल क्या है। तो पापा हारमोनियम प्ले करते थे और सत्संग शुरू से बड़ा मिला मुझे। तो पापा लेके जब जाते थे तो वहाँ पे भजन कीर्तन संगीत, अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती रहती। तो उनका भी इच्छा होती थी कि मेरा बच्चा भी गाए, कुछ सीखे। तो जो वहाँ के जबलपुर में हमारे गुरु हुआ करते थे, सबके साथ उन्होंने मिलवाया, किसी के हाथ में सौंप दिया कि प्लीज़ आप संभालिए मेरे बच्चे को। अच्छा। शिव प्रसाद जी शुक्ल, शिब्बू दादा उनको हम सब कहते हैं। अभी वो शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है। तो उनसे मैंने तालीम ली। शारदा संगीत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से मैंने विशारद किया है। तो संगीत की तालीम ज़रूरी है और वो ली है मैंने। ग्रेट। आई थिंक मैंने भी 2 या 3 थर्ड स्टेज तक, जो थर्ड तक का होता है उतना म्यूजिक सीखा है। बट मुझे लगता है विशारद जाने के लिए शारदा देवी तो अपने पास होनी चाहिए। वो एक डिफरेंट लेवल है। बिल्कुल। अब जब पढ़ाई कर रहे थे उसके साथ साथ ये भी कर रहे थे आप? हाँ जी, बिल्कुल। कहना तो यही चाहिए, बट
मैं संगीत से बहुत डरता था, अच्छा, बहुत क्यों? मतलब क्योंकि पापा ने डाल ज़रूर दिया, इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दिया, हाँ, पर जब बच्चे वहाँ पे गाते थे और क्लासिकल गाते थे तो मैं उनको सुनकर बाहर से वापस आ जाता था। मतलब एक विंडो होती थी हमारे क्लास की हाँ, कि इतना कमाल का गा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि भजन गाना और टिपिकल ऑथेंटिक क्लासिकल गाना बहुत अलग अलग होता था। ओके, तो कहना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम्स में रो पड़ता था कि मैम मुझसे भजन गवा लीजिए बट क्लासिकल मत गवाइए। तो वो सुन के बोलते थे, वो सुन के शायद भजन सुन के ही पास करते थे या गज़ल सुन के ही पास कर देते थे। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल की जो तालीम रही वो बहुत कमाल की रही और धीरे धीरे ही यानी डेवलप वो होता रहा इस डर चीज़ था। से। कोई ऐसा इंसिडेंस है जिसकी वजह से ये डर घुस गया? कुछ याद आ रहा है आपको, कोई स्पेसिफिक याद इंसिडेंस? बहुत तपस्या है ये, बहुत कठिन होता था क्योंकि रियाज के बिना, तब के बिना आप इसको पा नहीं सकते। हाँ, गॉड गिफ्ट आपको है, उसको आप नरेट कैसे करेंगे, आप उसको कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए आपको तब आपका रियाज 6-6 घंटे 7-7 घंटे देना बहुत है, तब है ये। वो तो बात एक तो डर सही होता है, था बट अंदर। देन ऑल्सो कुछ ऐसा इंसिडेंस जरूर हुआ होगा जिसने आपके मन में डर डाल दिया होगा, जितना मैं समझती हूँ। क्यों मुझे ये लग रहा है मालूम है? जी। बिकॉज प्रैक्टिस ये सब कुछ तब हम करना शुरू कर देते हैं जी जब हमें थोड़ा सा विश्वास आने लगता है कि भाई मुझे इसको करना है। जी। तब तक तो वो धक्काबाजी ही होती है कि भाई घर से बोल दिया, किसी ने बोल दिया, हमने बिल्कुल, कर लिया। बिल्कुल। और हम सबके बचपन में ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जो डर हमारे अंदर बैठ जाता है, और वो डर जब तक नहीं निकलता है तब जी। तक हम एक बड़ी लीप नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ यू कैन शेयर एनीथिंग। डर मैं अभी अगेन वही कहूँगा, जब आप बहुत कमाल के आर्टिस्ट को गाते हुए देखते हैं हाँ, कि ये कितना कमाल का क्लासिकल गा रहा है, क्योंकि अब इसमें भी जॉनर्स हैं काफ़ी, भजन अगेन भजन गाना या फोक गाना, या तो मेरे अंदर भजन था, मालिक ने सुर दिया था, हाँ, बट क्लासिकल जब इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी ताने, उसके आलाप, उसके ख्याल, वो गायकी बहुत तो अलग थी। वो चेंज इज वो बिगेस्ट चेंज हो गया। फियर, राइट। और कमाल की बात यह है कि 6 साल करने के बाद वो मैंने कैसे न कैसे निकाले। लेकिन आप देखेंगे कि एक विशारद करके एक बुक आती है, हाँ, हाँ, संगीत विशारद। अच्छा, जब मैंने देखा कि मैंने ये सारी चीज़ें पा तो ली, मैं सब कुछ पास आउट कर लिया मैंने, लेकिन मैं सच में हूँ क्या। उस दिन मैंने वो बुक खरीदी मार्केट से, तब मैंने जितने रागास थे, सारी चीज़ें थी, उसके बाद मैंने खुद उन रागों में से कंपोज करना स्टार्ट किया। तो वो डर कहीं ना कहीं मेरे में से निकला कि नहीं, इनको आप दूर भाग के नहीं, इनको पाके गले लगा के आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो शायद वो घर का माहौल अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप आधे से छोड़ भी देते। बिल्कुल maybe। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। मैंने कैसे छोड़ा मैं बताती हूँ। मेरे जो टीचर थे जो मुझे घर पे हारमोनियम में सिखाने आते थे, जी। एंड आई थिंक माय सेकंड एग्जाम के बाद थर्ड एग्जाम जब वो मुझे ट्यूशन देने आए, मेरे घर पे मुझे सामने वो सिखा रहे हैं, और तभी उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ऑन द स्पॉट हमारे बीच नहीं रहे। सो वो जो मेरे अंदर वो सिचुएशन का डर घुस गया, उसके बाद मैं कभी म्यूजिक सीखने के लिए मैं यानी, और घर में माहौल नहीं था जी, तो जी, देन जी। पुश भी नहीं हुआ वो चीज को। मेरी सिस्टर ने पूरे उसने फुल किया, ओके। पूरे एग्जाम्स दिए जी, उसने। जी, तो यस, यानी आप चेंज से डरते थे कि चलो इसमें तो मैं मास्टर हूँ, पर ये मेरे लिए थोड़ा, पर जब आपने समझा तो आप बहुत जी। ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। मैं मास्टर नहीं कह सकता क्योंकि बहुत छोटा था, मतलब उसमें ऑलमोस्ट मैं 6 या 7 ही पढ़ा था जब पापा ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे क्लासिकल। तो स्कूल जस्ट 5:30 पे स्कूल हमारा छूटता था और उसके बाद हम सीधा क्लासिकल आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स ने मेरा बहुत कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप किया, बहुत बूस्ट किया मुझे, क्योंकि वहाँ जब इतने कमाल के आर्टिस्ट आप फेस करते हो, क्योंकि मैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता, बट हाँ कुछ जैसे आप महाराष्ट्रियंस देख लीजिए, पंजाबीज देख लीजिए, बंगालीज देख लीजिए, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो जिनके ब्लड में होता है, ब्लड में है, आप जैसे बोलते हैं ना कि हाँ वो तब्दीली एक अलग चीज़ है। अभी आप हर पंजाब में हर सेकंड दूसरे या साउथ में चले जाइए तो जो कहना चाहिए उनकी तालीम है, वो ऐसा लगता है कि बच्चे को पता नहीं कितने जन्म हो गए उनको करते हुए, वो इस जन्म का नहीं है। तो वहाँ पे भी जबलपुर हमारा कहना चाहिए संस्कारधानी है। संस्कारधानी के नाम शंकराचार्य जी ने उनको संस्कारधानी नाम दिया है।
तो सब इतने संस्कारवान और क्लासिकल इतना ज़बरदस्त गाने वाले, तो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी ने काफ़ी कुछ सिखाया उस समय। बहुत बढ़िया। जी। सो और फिर कैसे आप मुंबई आए और कैसे आगे की जर्नी हुई आपकी? इंदौर में मैं सारेगामा का ऑडिशन दे रहा था। अच्छा तो अच्छा, आप सारेगामा में जी 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 जी, तो उस समय कुछ ये था कि हाँ चलते हैं, तो कुछ थर्ड या फोर्थ राउंड में आई थिंक मैं वहाँ से, उन्होंने जब निकला तो मैंने बोला अब मैं जबलपुर तो नहीं जाऊँगा, एटलीस्ट ये पक्का था कि मैं जबलपुर नहीं जाऊँगा मैं। और उसमें पढ़ाई चली रही थी, मैंने बोला नहीं अभी मुझे निकलना है यहाँ से। और मेरा हमेशा बहुत इंस्टेंट होता है सारी चीज़ें कि आप अगर मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ तो 2-4 दिन में मैं निकल जाऊँगा, ये था, कुछ नहीं सोचना। यानी विल पावर स्ट्रांग। और वो 4 दिन के अंदर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, कुछ भी हाथ में नहीं। तो अच्छा, हाँ जी बिल्कुल अकेले, एकदम अकेले, जी कुछ एकदम भी अकेले, कोई कोई सहारा नहीं, है। किसको कॉल। हाँ ये बात कह सकते हैं कि जिस मिशन से मैं था, निरंकारी मिशन आप सब जानते होंगे बहुत, तो वही अगेन सत्संग ही काम आया मुझे, सत्संग के लोग ही काम आए कि तो वहाँ के एक दिल्ली में मैं किसी से मिला था और उनके भाई यहाँ पे थे, बहुत बड़े घराने के थे, तो जस्ट एक थे और मैं कि चलते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो वैसे क्या एज थी आपकी तब? आई थिंक मैं 19 या 20 साल का। तो वो एक और ज्यादा चैलेंज वाला जोश भी था। बिल्कुल। okay. और 20 से 21 साल का उस समय था, तो वो स्टार्ट हुआ। फिर मुंबई आके कैसे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल। जी जी जी, मुंबई आके ना मेन चीज़ ये हुई कि मैं उस समय गज़लें गाता था। हाँ। और शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत सीखा, सारी चीज़ें की। लोग यहाँ पे बहुत कमर्शियल, बहुत कि बहुत टॉप क्लास सीखे हुए सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में चल रहा है, बहुत उस समय न्यू एज जो उस समय होगा। तो कहीं ना कहना चाहिए मुझे तो हारमोनियम और तबला ही समझ में आता था कि ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बाकी सब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन समझ में नहीं आता था, एप्पल समझ में नहीं आता जिसमें आज प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहना चाहिए वो एक स्ट्रगल मेरे लिए बहुत बड़ा था कि जो लोग आज टेक्निकलिटीज़ के साथ काम कर रहे थे वो मुझे दूर दूर तक नहीं मालूम कुछ नहीं था। तो कहना चाहिए जो कॉम्पोजिशन लेके आया था मैंने, ये बड़ा अच्छा सबके लिए होगा जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे कि आज प्रोडक्शन होता है, टेक्निकलिटीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनते हैं या सारे जॉनर्स सुनते हैं, सब प्रोडक्शन होता है, सब आप लैपटॉप और सारे इंटरफेसेस के साथ आप काम करते हैं। मैं वहाँ पे हारमोनियम और तबले के साथ उस चीज़ को रिकॉर्ड करके ले गया था जबलपुर से। तो जो मेरे भाई थे जिनके साथ मैं सबसे पहले मिला मुंबई में, उन्होंने सोचा अपनी कॉम्पोजिशन दे दो मुझे, मैं इसको बनाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बोला आप क्यों बनाओगे उसको, मेरी कॉम्पोजिशन। अच्छा। और कॉम्पोजिशन मतलब आपका खुद का एक बच्चा, आपका बेबी, हाउ यू कैन जस्ट गिव इट टू अनदर पर्सन, कितनी मेहनत कि मैं इसको पालूंगा, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है ये। मैंने बोला ठीक है भाई जैसे हो ले लो। उन्होंने उस कॉम्पोजिशन को लेकर उसका पूरा चेहरा ही नक्शा ही चेंज कर दिया। अच्छा। ये बहुत लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज़ होगी। मैं सुन के खुश भी हुआ और दुखी भी हुआ कि मैंने बोला मेरी कॉम्पोजिशन और इसमें आप कपड़े पहना रहे हो उसको, आत्मा मेरी है पर उसको दिखाना कैसा है वो उन्होंने सारी चीज़ें की। तो उन्होंने कैसे किया आपने, बोलते ये एप्पल का डेस्कटॉप है, ये इंटरफेस है, ये स्पीकर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, इसमें मैंने बनाया। उन्होंने आपने मुझसे पूछा कि इसमें डालना क्या है, आपने पूरा म्यूज़िक अरेंज कर दिया। उस दिन से मैंने बोला यार मुझे हारमोनियम तो आता है, मैं सेटअप लूँगा, मैं पूरा सेटअप लूँगा जहाँ मुझे कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं आती हैं। मैंने एप्पल का मॉनिटर खरीदा, स्पीकर्स खरीदे, सारी चीज़ें ली, क्योंकि हारमोनियम तो बनता था, मालिक ने कान दिए थे, सुर दिया था। कहना चाहिए उस समय मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, म्यूज़िक बनाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद। तो वो फेस करना भी मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो डिफ़िकल्टीज़ अगर नहीं आती तो शायद मैं आज अगर जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो अरेंजमेंट कर पा रहा हूँ, वो शायद नहीं कर पाता।
तो अगेन जो समर्पित को पहले भजन से क्लासिकल में जाने में स्ट्रगल आई, वही क्लासिकल से उसके बाद बिल्कुल। द थिंग इज कि जो हम लोग एक स्मॉल टाउन से जब इतनी बड़ी सिटी में आते हैं ना, जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें मालूम ही नहीं होती है। बिल्कुल। यस, आज का टाइम अलग है जब सोशल मीडिया या फिर आप समझ लो इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को स्मॉल टाउन में भी सब कुछ मालूम पड़ने लगा है, बट एक्चुअली जब आप फेस करते हो ना तो वो एक दैट्स अ बिगेस्ट टास्क। यस, बट आपने उस चेंज को एक्सेप्ट किया और अपने आप में वो बदलाव लाया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कह सकते हैं। जब आप यहाँ पे आए और अपना सबसे बड़ा आपको ब्रेक कौन सा मिला और उस ब्रेक के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? स्ट्रगल के मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तो आप जब मुंबई आते हैं तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं, या फिर आप उनके जैसे चलिए, और अगर नहीं चल पा रहे तो स्ट्रगल है। अगर नहीं चल पा रहे हैं, अगर आपको वैसा आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को कि यार ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तुम कैसे करोगे? नहीं, वो था कि मुझे नहीं मालूम मुझे कैसा करना है, लेकिन मुझे अच्छा म्यूजिक बनाना है। हाँ, मुझे अपनी वैल्यूज को दाव पे नहीं लगाना। मुझे पता नहीं कि मुझे पॉइंट समझ में नहीं आते थे कोई, कि लोग ऐसे चल रहे हैं, ये चीज़ें हैं तो मुझे ऐसे ही करूँ, मैं ऐसे ही जाऊँ। क्योंकि उसने मेरे दादा बोलते थे कि तुम्हें अगर मैंने कोई फल दिया है तो ये तुम्हारे लिए है, किसी और को मत देना। पता चले उसके लिए वो अलग काम करे, तुम्हारे अलग काम करे। राइट। तो मुझे जो रास्ते मिले, वो बहुत अच्छे लोग मिले, क्योंकि वैसे पता नहीं कहना चाहिए जिसको वाइब कहते हैं ना, कि आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे वही चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल वैसे कहना चाहिए हुआ भी और नहीं भी हुआ, क्योंकि लोग बहुत कमाल के मिले मुझे। वाओ। और जहाँ आपके कान अच्छे तो सुरीले लोग मिले, क्योंकि आप, सॉरी टू से, बट ऐसे लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं करोगे, वो आएंगे ही नहीं आपके आसपास। आएंगे भी नहीं आपके पास। तो बहुत सुरीले लोग मिले, तो मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा वैसा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन जब पहला सबसे अगर बात कहूँ, मैथिली ठाकुर, आप जानते होंगे, और सारा भारत जानता है उनको, वर्ल्ड पूरा जानता है, बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं, बहुत सुरीली हैं। हमने भी रिसेंटली एक टाइम्स के साथ कृष्णा बुलाऊं मेरे भोले, जब मैथिली हारमोनियम पे, तबले पे अपने घर पे गाती थी, तो टाइम्स के थ्रू हमने ये पहला ओरिजिनल था उनका जो मैंने कंपोज किया था। और आप सुन सकते हैं टाइम्स स्पिरिचुअल में। तो ये मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। फिर एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल के हुए। मैंने सलीम सुलेमान के साथ कुछ हमने पहले काम किया है, उनके लिए प्रोड्यूस किया था मैंने। नंबर 1 यारी है, मामे खान जी उसमें थे। तो पहला कहना चाहिए पहला प्रोजेक्ट हमारा ये था, जहाँ मैंने नंबर 1 यारी मामे खान, सलीम सुलेमान जी के साथ वो कोलैबोरेशन किया। जी जी। सो बिगेस्ट ब्रेक आप कह सकते हो कि आपको मैथिली ठाकुर जी से शुरुआत होके और आप कब मुंबई कब शिफ्ट हुए? 2013। ओके, बिकॉज मैं ये क्यों पूछ रही हूँ मालूम है, आज तक हम सब ने सुना है बहुत बड़े बड़े स्टार्स से या सिंगर्स से कि बहुत स्ट्रगल होती है। ओके, या कोई ऐसा भी है जिनको तुरंत ब्रेक भी मिल गया है, बट बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाए। बट यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनके साथ आज हम बैठ के इंटरनल बातें कर रहे हैं। सो मेरी भी क्यूरियोसिटी उसमें, तो मुझे जो मैं यहाँ कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्ट में रहे, इसी की वजह से आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करे बिना हाँ जी आप अपने सक्सेस की तरफ जा सके। इज इट ट्रू? सक्सेस तो नहीं मालूम, सक्सेस, क्योंकि देखिए म्यूजिक में तो आप जितना चलते जाएंगे उतना मिलता जाएगा। राइट। अब सक्सेस, जाकिर हुसैन साहब की मैं बात यहाँ पे छेड़ना चाहूँगा। उन्होंने बोला था कि पहले मुझे पंडित रविशंकर जी के साथ मुझे प्ले करना है। तो उनका सपना था ये। तो बोला अब तो मैंने प्ले कर लिया, अभी क्या? व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या? अभी इनके साथ प्ले करना है, अभी कर लिया, इसके बाद क्या? तो म्यूजिक देखिए एक बहुत कड़वा सच है कि हम एहसास बेचते हैं। हम अगर हमारी रूह अगर रोती है तो हम उसको अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से अपनी धुन बना के लोगों को देते हैं। बेसिकली आप समझ रहे हैं।
मैं समझ रही हूँ, बट मैं जी। इसको बेचना वर्ड नहीं कहूंगी, बेचना- बट मैं इसको वर्ड कहूंगी जी। कि आप जो फील कर रहे हो, हाँ आप जो जी। एहसास आपके अंदर है, जी। वो एक आर्टिस्ट में ही वो चीज होती है कि वो एहसास को, वही एहसास जो और लोग फील कर रहे हैं ना, उनको हाँ जी। तुरंत महसूस करवा सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज एक चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि सारे जितनी सारी चीज़ें हो गई हाँ हैं। हाँ हाँ देखिए, राम है तो रावण भी है। हाँ, सही बात है। जब भी पाप है तो पुण्य भी है। पुण्य भी है। दोनों अलग, दोनों एक ही साथ चलेंगे साथ हमेशा। चलते हैं, एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं जस्ट किसी के ऑफिस में बैठा हुआ था और बिस्मिल्लाह खान साहब के पोते का फ़ोन आया। हाँ हमारी कन्वर्सेशन में सबसे प्यारी बात ये होगी कि हमारे 100 पॉइंट्स में आज हम बात करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से कहीं और कुछ ना कुछ निकलने वाला है। हाँ तो उनका फ़ोन आया और बोलते हैं कि सर प्लीज़ देखिए अगर मुंबई में कुछ ऐसा काम हो तो। अच्छा, इतने बड़े बिस्मिल्लाह खान साहब oh के। my God। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होती हैं कि एहसास जो उन्होंने तालीम दी है उनकी, वो बहुत कमाल थी, लेकिन अब वो उस चीज़ को आप कितना बेच सकते डेवलप करके लेके जाते हो, यहाँ पे आप लोगों के साथ कितना मर्ज करके उनके साथ चलना कितना आपका हो पाता है, नहीं हो पाता है। अब है एहसास बहुत कमाल का, बट आप उसको बोतलों में समझने लेके वाले आप कितने बेच लोग। नहीं पा रहे हो, या आपकी शायद वो पर्सनैलिटी कह सकते हो, या उस चीज़ को रखने का तरीका कह सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं Right? समझ पा रही हूँ। सो पहले के जमाने में यानी जी। और यहाँ पे अभी आर्टिस्ट को सिर्फ एक फन के कारण चीज़ें नहीं होती कि बहुत कमाल गाता है। नहीं, आप बहुत कमाल गाते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं बता सकता हूँ कि हमारे इंडिया में सुरीलों की कमी नहीं है, बट उसमें रोल होता है हमारे लेबल्स का भी, जो सामने आपको लेके जाएंगे, स्टेज पे लेके जाएंगे। आप स्टेज के बाजू में खड़े हो। मैं बताना चाहूँगा अभी राशिद खान साहब की। राशिद खान साहब स्टेज के बाजू में खड़े रहते थे, उनको बाजू के सामने की सीट में बिठाया नहीं जाता था कि तब उन्होंने बोला कि नहीं, 4 साल बाद देखिएगा, वही इवेंट मैनेजर्स को बोला कि आप मेरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराओगे और मैं यहाँ पे बैठूंगा। चैलेंज ले ली उन्होंने कि आप जो ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, अब मैं सामने बैठूंगा और आप मेरा ही इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और सामने ये सारी चीज़ें होंगी। तो कहना चाहिए कि यहाँ पे भी ना बड़ी नीतियाँ हैं, इंसान का खुद का व्यक्तित्व है, उसकी एक अलग लड़ाई है। तो बहुत सारे टास्क भी हैं। और कहना चाहिए जो आपका क्वेश्चन था कि एहसास जो मैंने आपको बोला, तो एहसास को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एहसास को आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको बेचना भी है, नहीं तो आप भूखे मर जाएंगे। नहीं तो 1 या 2 बार चलेगा, फिर उसके बाद नहीं चलेगी चीजें। बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे ही ऐसा। कहाँ से आएंगे वो सब प्रोडक्शन के? आपको कमर्शियल होना पड़ेगा, आपको Right. कमर्शियल ऐसा फेस देखना पड़ेगा जहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो देखिए सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट होता है बहुत भोला, बहुत भोला क्योंकि होता वो है दिल से काम करता है जी। पूरा। आपको मैं ये नहीं कह सकता कि सब खाने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको लोग चबा जाएंगे। आपको जैसे लता जी, हाँ। मैं आज बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, लता जी ने लोगों को पैसा लेना सिखाया है। रफ़ी साहब संत आदमी थे। हाँ। रफ़ी साहब को पैसा नहीं जी, आप जैसा कर दे मैं बिल्कुल जी मैं कर दूँ। लता जी बोलते थे नहीं। तो लता जी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ समझ में आएगी कि बिल्कुल ये आर्टिस्ट को करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो एक ऊंचे दर्जे पे बैठे हुए हैं, और लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका आर्ट ही है जो आपको सबसे ऊपर के शिखर में लेके। ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं जो आपको आगे ग्रूम करती हैं, राइट। बट यस आपका आर्ट ही सबसे पहले नंबर पे है जो आपको सबसे आगे लेके जाएगा जी। सो जितने लोग सुनते हैं सिंगर्स को, स्टेज पे लाइव देखते हैं, बहुत लोग सपना देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी काश होती जी। बट उन्हें ये भी आज मालूम पड़ेगा कि पीछे भी बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप में डेवलप करनी पड़ती है, अपने आप को चेंज करनी पड़ती है, एंड कंटिन्यूस आपको अपने आप को बेटर बनाने के ऊपर काम करना पड़ता है। तभी जाके
आप टिक सकते हो वर्ड नहीं यूज करूंगी, बट मैं कहना चाहूंगी कि आप ग्रोथ करते जाओगे। जी जी Right? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और एक सवाल जो, बिकॉज मैं हाँ जी। आपको आखिरी कुछ टाइम से पर्सनली जानती हूँ, मैंने आपको धोती में पूजा करते हुए भी देखा, एक डिफरेंट पर्सन को, और आज जी। मेरे सामने डिफरेंट पर्सन है। हाँ जी हाँ जी। म्यूजिक में या आपकी इस जर्नी में स्पिरिचुअलिटी ने आपको किस तरह हेल्प की? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका और मेरा ये पूछना क्यों है मैं आपको बताती हूँ, जी। ये भी मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग एक सक्सेस की लाइन पे जब शुरू कर देते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो जब एक एज हो जाए ना, बूढ़े लोग हो जाए ना, उसके लिए तब होती काम है। आएगी। जी। तो आई वांट टू नो कि आपकी सक्सेस जर्नी में किस तरह आपने इसको कब से डाला, स्पिरिचुअलिटी को कैसे आपने डाला, और ये आपको किस तरह हेल्प कर रही है, जिससे यंगस्टर्स को मालूम पड़े कि जब आप शुरू से ही ये सब चीज़ों को जी। करते हो तो ये आपकी लाइफ में क्या हेल्प करता है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ना सबकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। कोई बोलता है कि मैं जो जप कर रहा हूँ, जो मैंने दीक्षा ली है, वो मेरे स्पिरिचुअल मेरी जर्नी है। कोई बोलता है कि मैं तानपुरे को देख लूँ, मैं आंखें बंद कर लूँ और मैं रो सकता हूँ, ये मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। तो मैंने कई लोगों को ऐसा देखा जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, हाँ, बट दे आर वेरी इनलाइटेड। मतलब उनसे आप बात कर लो तो वो बोलेंगे मैं उस शिव को नहीं जानता जिस शिव को आप पूजते हो, मैं उस राम को नहीं जानता जिस राम को आप पूजते हो। तो एक बड़ा प्यारा मुझे लाइन याद आ रही है कि तुम कौन से राम को जानते हो? एक राम दशरथ का बेटा, हाँ, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, हाँ, एक राम जो सबसे न्यारा। तुम बताओ, तुम जो कौन सा? राम आए थे शरीर रूप में, जो चले गए, तुम उसकी बात कर रहे हो? जिस राम को, या वो राम जिस राम को कृष्ण ने भी जाना, जिस राम को राम ने खुद जाना, आप किस राम की बात कर रहे हैं? पहले तो ये जो हमारा बेस है वो क्लियर होना चाहिए कि तुम किस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो। मैं सोचता हूँ कि स्पिरिचुअल होना, आपका जो एहसास है, आप कितने सच्चे हैं, वो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है। यस, परफेक्ट। तो मेरे लिए मैं शब्द जब सुनता था तो मैं रोता था। मैं गुरुद्वारे इसलिए बहुत कम जाता था कि मैं अगर चले जाऊंगा तो मैं रोने बैठ जाऊंगा। रामधुन बजती थी तो मैं रोने बैठ जाता था। कुछ बहुत सच्चा म्यूजिक सुनता था तो मेरे आंखों से ऐसे आंसू बहते थे कि क्या करूं। जगराते मैं जगराते में करता था। अच्छा। जागरण मैंने किए हैं, हाँ, माता की चौकीज की हैं मैंने। तो मेरे अभी भी रोंगटे, आप अगर कैमरा हाँ। देख रहे हो तो ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ वैसी है। तो स्पिरिचुअलिटी, सच्चा होना ही स्पिरिचुअल है। एंड आपका काम ही आप स्पिरिचुअल ये भी कह सकते बिल्कुल, हो, है ना? बिल्कुल। किसी को खाना बनाने में वो आनंद आए कि वो उसको लगे कि शायद अपने घर के लिए बेस्ट खाना बनाने के हाँ टाइम जी, टीयर्स आ सकते बिल्कुल हैं, है बिल्कुल। ना? आप सच्चे मन से खिला दीजिए, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, आप वही, आप स्पिरिचुअल हो, वही आपके लिए सब कुछ है। तो मेरे लिए गाना, मेरे लिए हमेशा, क्योंकि मैं सत्संग, जैसे मैंने बताया कि बचपन से वहीं उन सारी चीज़ों में जुड़ा रहा, तो स्पिरिचुअल होना अपने आप में। और बहुत सारे संतों को, बहुत आप सारे, कौन सी प्रैक्टिस करते हो? मेरे बहुत सारे गुरु हैं। Okay. मैंने बचपन से गुरु ही गुरु किए हैं, और काफ़ी सारे गुरुओं की संगत, कहना चाहिए, मैंने ली है। उनके साथ रहना हुआ है, उठना बैठना हुआ है मैंने टूर्स किए हैं वाओ। अपने। अगर मैं बात करूँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के साथ, तो जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या होती थी, वहाँ पे उनके साथ, उनके उस महान स्टेज पे मैंने परफॉर्मेंस जब दी, तो उनके साथ रहना उठना हुआ, तो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है वो। बहुत बढ़िया। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी साधना थी। अब जो मैं प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो एक एक्सप्लोर कह सकते हैं आपको, कि मुझे और प्रैक्टिकली जानना है, क्योंकि आप एक निराकार, एक साकार, दो चीज़ें होती हैं। तो मीरा ने जो भजन किया, तो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो उन्होंने बाद में किया। जब उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ तुम्हें मूर्ति में नहीं देख रही हूँ, हाँ, अब तुम मेरे सामने मूर्ति में न भी रहो तो भी मेरे अंदर इर्द गिर्द रहो, तब बोलते हाँ। हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हाँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट
जर्नी के साथ आपके एक अलग अलग पायदान होते हैं जब आप उन चीज़ों को फील करते हो, एक साथ नहीं फील कर सकते आप। तो हाँ, बहुत मिले जुले एक्सपीरियंस है ये। I can feel, you know, जी you won't believe, but आप जो एक एक वर्ड बोल रहे हो मैं उसे फील कर पा रही हूँ कि जी ये सब कुछ हार्ट से निकल के आ रहा है बाहर। बिल्कुल एंड बिल्कुल यस ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है एंड एवरी लेवल पे जी। आप मुझे लगता है कभी कभी कि ये एक ओनियन की तरह एक एक लेयर निकलता जाता है एंड आप कुछ डिफरेंट 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 बेटर बेटर बेटर। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बचपन में भाग गया था घर से। अच्छा। मैंने ये कोई इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भागना भागना जैसे मैं घर छोड़ के चला गया था कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है। ओ अपने जिन गुरु के साथ था हूँ, उन्होंने क्यों करना है, क्यों इतनी मोह माया में पड़ना है, क्यों करना है, आप चाहिए अपने गुरु की सेवा कीजिए। बट मुझे समझ में आया कि अगर आप यहाँ नहीं पा सकते ना, अगर आप जिस घर में हो आपको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए कुछ पाने के लिए, ठीक है शांति समझ में आती है, जैसे आप नॉर्मली कई साधक कई तांत्रिक जो तंत्र विद्या को समझते हैं और वो बहुत साइंटिफिकली भी बहुत सही है कि 10 के बाद अगर आप कुछ करते हैं तो क्योंकि वो पूरा जगत शांत हो जाता है, इसलिए आपको एक शांतमय वातावरण की ज़रूरत होती है। मैंने बोला कि अगर वो एक अलग पाथ है, अलग एक टेक्निकलिटीज़ हैं जो मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप बैठे हो अगर आप खुद शांत नहीं हो पा रहे हो, पहले वहाँ शांत हो जाइए आप, फिर पहाड़ों और यहाँ पे तो सुकून है ही है। सही बात है, बहुत सही तो बात है। एक वो चीज़ थी। सो द थिंग इज कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जी जी So, बिल्कुल। ये बात मैं आपके साथ बहुत एग्री करती हूँ बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप साधना करते हैं, जी जी वो एक ऐसा वर्ल्ड है ना जहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। बट अल्टीमेटली अगर आपने जहाँ जन्म लिया है या आपको जो काम ऊपर वाले ने दिया है करने के लिए, अगर आप अपने कर्मा पूरे नहीं करते हो, आप अपने काम पूरे नहीं करते हो, और सो मे बी आप एक बैलेंस या आप कह सकते हाँ जी कहीं ना कहीं आपको किसी और 50, 100, 500, 2000 लोगों की लाइफ में कुछ चेंज, कुछ छोटा सा होप या कोई चीज के लिए आप काम कर रहे हो। बट अगर आप पूरा, तो वो भी एक जिसको वो पसंद है वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है। हाँ जी। बट यस आप इसी दुनिया में रह के भी जी जी वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डिफिकल्ट है बट कर सकते हैं। देखिए हर एक स्टेप पे ना चीज़ों की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कर्मा की अगर डेफिनेशन हम जाएं, ये बात कहीं और जा रही है, चलिए आइए घुसते हैं और आगे जाते हैं। कर्मा की अगर बात करें, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों बेड़ी हैं। अब आप लोहे की बेड़ी कह लीजिए या सोने की बेड़ी कह लीजिए, दोनों बेड़ियां हैं। तो मुझे तो प्रभु कहीं नहीं जाना है। मुझे कोई भी बेड़ी नहीं चाहिए। मुझे आप कैसा चाहते हो वैसा ही मैं, नेचर सरेंडर क्या चाहता है, मैं सेंटर, मैं किसी डेफिनेशन को कभी गलत नहीं कह पाता क्योंकि हर डेफिनेशन एक आगे जाके हर स्टेप पे गलत और सही हो जाती है। सही बात है। एक हारता है कोई जीतता है। कि मेरे लिए मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन उस खुशी से कोई हारा भी है उसी पर्टिकुलर उसी टाइम पे, उसके लिए वो गलत हो गई। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, बट मैं कोशिश यही करूँगा कि क्या सेंटर पे, क्या नेचर का सेंटर क्या है, तुम्हारा सेंटर मेरा सेंटर नहीं, हमारा सेंटर नहीं, what they इसका सेंटर, नेचर का सेंटर क्या है, नेचर क्या चाहता है, नेचर का नेचर क्या है बेसिकली। तो सो सरेंडर होके जो वो करवाना चाहता है जी, वो जी। अगर हम करते रहें, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे भी बात है कि जो ये करवाना चाहे ये भी तो आप हमारी बुद्धि है कि हमारे पास सच में ज्ञान क्या है। देखते हैं। अब ये बोले कि मेरा तो मन ये चाह रहा है, अब तुम्हारे मन की अगर बुद्धि वैसी है तो तुम बहुत गलत राह पे जाने वाले हो। सही बात है। बहुत, मतलब जहाँ पे आपको कोई भी नहीं बचाएगा। राइट। मैंने चूज किया, अगर मेरी बुद्धि का जो लेवल है वही अगर कम है और मैं बोलूँ ये तो मेरे लिए बेस्ट है, राइट, तो वो खत्म है सब कुछ। आपको choices गुरु की जरूरत है।
अग्री। आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, जी क्या जी एक्सपीरियंस था? और आई वांट टू नो एवरीथिंग। बिल्कुल, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। बहुत बहुत कमाल के व्यक्तित्व हैं वो। अच्छा। बहुत कमाल के, मतलब एक साधु जिसको बोलना चाहिए ना, क्योंकि हम अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल अ, उनका पहला शब्द ये था कि माफ़ कीजिएगा, अच्छा। ज़रा विलम्ब हो गया। ओह क्योंकि वो वाओ, थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन हमारी आंखें तो बिल्कुल उनको ही देख। उनको फटी की फटी रह गई कि ये सामने शहंशाह खड़े हैं, आप तो कुछ भी बोल लीजिए, बट हम आपके दर्शन के प्यासे थे उस समय। तो और वो दर्शन के प्यासे होना सिर्फ ये नहीं कि वो शहंशाह, लेकिन शहंशाह बने कैसे, उनका पोलाइटनेस, उनके उनका अपने आर्ट को के प्रति इतना डेडिकेशन। हुआ क्या कि हम जब नेशनल गेम्स बना रहे थे, जब तो हमारे सीएम साहब, जब हम गोवा में हम मिले, सीएम साहब थे और हमारे खेल मंत्री थे। ओके। तो मैंने कुछ 2-4 उस समय गाने बनाए थे। तो एक गाना था कि विजय का डंका जहाँ बजेगा, विजय का डंका वहाँ बजेगा जहाँ तू खेलेगा। तो ये लाइन थी जो मैंने लिखी थी। तो मैंने बोला विजय मतलब कौन? विजय मतलब विजय दीनानाथ चौहान। एक चीज आ गई कि विजय मतलब विजय दीनानाथ चौहान। तो ये चीज मेरे अंदर थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम बल्ला घुमाते तो अच्छी बॉल आई तो 6 गया या चौका गया, जो भी गया। बट बात वो थी कि तुम जहां पे भी बैट मारोगे या जहां पे भी बॉल आएगी, तुम्हारा छक्का जाना पक्का है। पक्का है, ये बेसिकली उस गाने का थीम था। तो उन्होंने पूछा था आपको कौन लगता है, कौन आना चाहिए? मैंने बोला विजय मतलब विजय दीनानाथ चौहान। और 4 दिन के अंदर वो हमारा बात हुई और अमिताभ बच्चन जी के साथ ये हमारा काम हो गया। बट ये गाना हमारा हुआ नहीं, और खेल ऐसा खेल जैसा कोई भी खेला ना हो, बेसिकली ये हमारा लॉक हुआ और आप उसको सुन सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की इसमें उन्होंने नरेट किया है गाने के स्टार्टिंग में, जो ऑलमोस्ट 1 मिनट का पूरा एक पोइट्री है। कुछ लाइनें सुना सकते हैं अमिताभ बच्चन जी का। तो मैं चाहूँगा दर्शकों को कि वो प्लीज़ एक बार जाके सुने। बाकी मैं एक लाइन ये सुना देता हूँ। हो जो फौलादे इरादा, तुझसे है मेरा ये वादा, लिख दे तू ऐसी कहानी, हो जाए दुनिया दीवानी, तू जीतेगा, तू जीतेगा, तू जीतेगा, 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 तो खेल ऐसा खेल, तो खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो, तो खेल ऐसा खेल, तो खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो। सुपर्ब। ये था। सुपर्ब। तो ये यानी ये गाना सुन के ही मैं भी पूरा सुनूंगी इसको, पर ये ऐसे खून आपका है ना थोड़ा जोर से भागने लगे ऐसा वाला, और वो भी अमिताभ बच्चन जी की आवाज में, ये तो और ज्यादा। जी जी जी, मुझे याद है जब हम गोवा में इस खेल का नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे थे उस समय, और अच्छा। उन्हीं के लिए, क्योंकि वही क्यूरेट करते हैं पूरा, वही वही ये गेम सारा को कार्यभार संभालते हैं उन सारी चीज़ों का। तो जब ग्राउंड में ये गाना बज रहा था, और तो मैं उस माहौल को समझ पाता हूँ कि जहाँ हज़ारों लाखों लोग एक गाने पे जब डांस कर रहे हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, वो एनर्जी बहुत अलग थी उस गाने की। जी। अमिताभ बच्चन जी के साथ आपको काम करने का मौका मिला, मोदी जी के साथ भी जी कुछ कनेक्शन हुआ होगा आपका। हाँ तो जी, थोड़ा हाँ जी, सा हाँ जी, हमें हाँ वो जी। भी आपका एक्सपीरियंस जरूर बताइए। मोदी जी के साथ, क्योंकि अभी तो प्रोटोकॉल्स आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे हमारा इतना, हाँ मुलाकात हमारी ज़रूर है, बट ऐसी कुछ बात करने का हमारा वैसा नहीं मौका मिल पाया। बट हाँ, फ्यूचर कुछ प्लान्स हैं जो आपके सामने ज़रूर बहुत जल्दी आएंगे। बाकी जो अमिताभ बच्चन साहब है, तो नो डाउट वो कोई चीज जो आपने उनसे सीखी है उस दिन, वो मैं जानना चाहूंगी। उनकी अपने वर्क के लिए डेडिकेशन। हुआ क्या था कि हमारा 11:45 का हमारी मीटिंग फिक्स थी उनके साथ, और हमारे जो कल्चर मिनिस्टर थे हमारे साथ थे उस समय। तो हमने सोचा कि हम रिकॉर्ड करेंगे अमिताभ जी के साथ, क्योंकि मुझे नरेट करने का मौका मिला था उनको सारा प्रोजेक्ट के बारे में।
बट पता चला कि जैसे ही हम गए उन्होंने बोला समर्पित जी ये पेन ड्राइव है और जो पंक्तियाँ जो आपने हमें दी थी, जो लाइंस थी, वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। वाओ। तो हमें पता चला कि वो 4 बजे सुबह रिकॉर्ड कर चुके हैं। सुबह 4 बजे, आज अगर हम उनकी एज देखें तो वो 4-5 बजे भी काम करते हैं और सुबह मेरे ख्याल से क्या उनका स्केड्यूल होता होगा, माय गॉड, वाओ। क्या उनका डेडिकेशन था। एक बार तो कॉल आया था कि उनके घर में कुछ काम चल रहा है और वो जिम करने के लिए हयात गए हुए रात को 3 बजे। तो महानायक का होना सिर्फ नाम से नहीं है, वो काम से महानायक है, वो डेडिकेशन। और उन्होंने जाते जाते एक बात बोली कि समर्पित जी अगर कुछ और भी काम हो तो मुझे बताइएगा, मेरा सिर्फ शरीर बूढ़ा हुआ है, ओ, मेरी आत्मा उस काम के लिए अभी भी उतनी ही बच्ची है। सुपर। वो अभी भी उतना ही एज उसका उतना ही छोटा है, उतना ही यंग है, तो आप मेरे शरीर पे मत जाइए। अच्छा। तो ये मैं तो अभी हमने चलना स्टार्ट किया है, हमने शुरुआत है हमारी। और जब इतने महाअनुभवों से ऐसी बातें सुनना मिले कि मैं अभी भी बच्चा हूँ अपने कार्य क्षेत्र में, अभी भी यंग हूँ, कुछ और हो तो क्या क्या एनर्जी हमारे में मेरे ख्याल से सभी को हाँ। जो चलना स्टार्ट करते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत सीख चुका हूँ, अभी क्या एआई तो है ही, मेरा काम 2 मिनट में कर देगा। अच्छी बात है, शॉर्टकट्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ जाएगी जो आप उसको डिफाइन करते थे। कई लोग बोलेंगे कि यार ये स्मार्ट गेम है, नहीं, स्मार्टनेस से आप कितने साल चल पाओगे प्लीज आप देखिएगा। बट आप एग्जाम्पल ले लो ना, अभी फोन नंबर्स पहले हमारे मुंह पे होते थे, अभी मम्मी जी। का नंबर भी मुंह पे नहीं होता है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है कि भाई फोन की डायरी में है ना, फोन में है, तो अगर बिल्कुल। फोन नहीं है आपके पास जी और आपको फोन लगाना है तो शायद ही कोई 1-2 नंबर हो जो आपके मुंह पे होगा। बिल्कुल, मुझे तो अपना नंबर ही याद है, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये रियलिटी है हमारी। तो हम बोलते ना कि यार एआई, हाँ could you just make it this kind of stuff or could you just make this concept, हाँ could you just develop it, वो तो कर देगा। लेकिन जहाँ आपका दिमाग भागना था, जो आपकी आत्मा जोड़नी थी, क्योंकि सामने आई नो कि सामने बंदा बैठा है हाँ और परसों आपकी इनवॉइस टट के आपकी आ जाएगी आ चीज़। जाएगी। लेकिन आप जो आपकी तब्दीली कहाँ गई, आपकी इंगेजमेंट कहाँ गई। तो मैं तो सबको कहना चाहूँगा कि आज कॉम्पोजिशन आपकी, रफ़ी साहब की आवाज़ निकालना, अरिजीत की आवाज़ निकाल ली, सारी चीज़ें कर ली, बना लिया, सब कुछ कर लिया, ये सब चीज़ों में आर्ट को तो प्लीज़ मत लाइए। आपके काम को, अगर आपका काम इजी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपके बात आत्मा से कनेक्शन है, आपकी आत्मा के तरफ से होकर जाती है, तो इन सबको यूज़ मत कीजिए, बड़ा बेकार शॉर्टकट है ये। और एक जो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे तो हर एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक यूज़ होता है। बिल्कुल। चाहे वो सेलिब्रेशन हो तो म्यूज़िक यूज़ होता है, चाहे आप ले लो कि कभी कोई सैड कुछ है तो वहाँ पे जी, भी म्यूज़िक जी, यूज़ होता है। लोग रोने के लिए भी म्यूज़िक यूज़ करते हैं, बिल्कुल। नाचने के लिए म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो किस तरह म्यूजिक अलग अलग कल्चर में इफेक्ट करता है और स्पिरिचुअलिटी में म्यूजिक किस तरह इफेक्ट करता है? देखिए, म्यूजिक बना वहीं से है, म्यूजिक आया ही वहीं से, ओके। हमारे गांव खेड़ों से। जैसे हम जिनको आजकल हम फोक बोलते हैं ना, हाँ तो बेसिकली रूट वो ही है कि सबसे पहली दादी अगर हमारे संसार की कोई रही होंगी या माँ रही होगी, तो वो माँ या वो पत्नी अपने हस्बैंड के लिए प्यार से क्या गा रही होगी, दैट्स अ फोक जो निकला होगा। या जो हमारे भगवान के लिए पहली प्रेयर किसी ने अपने आत्मा से निकाली होगी, वो नाद, वो फोक है, जिसको हम आजकल फोक बोलते हैं। लोक संगीत, लोक मतलब जो इर्द गिर्द जो अपने आप नेचुरल भाव वे से से उत्पन्न हुआ, हाँ। राइट। तो यही कमाल के रंग हैं जो आज भी म्यूजिक को जिंदा रख पाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और आई थिंक आज़ादी के टाइम भी मोटिवेशन के लिए जी। आई थिंक सबसे ज्यादा म्यूजिक वो चौराहे पे जो गाए जाते थे, हाँ जी, हाँ जी, वो यूज होते थे। बिल्कुल। मतलब देखिए, आप किसी भी
इमोशन को करने के लिए बात वही है कि आपके भाव में, आपके कन्वर्सेशन में क्या वर्ड्स आ रहे हैं। अभी आप रोने के लिए कोई अगर वर्ड्स डालोगे तो वो वहाँ यूज हो जाएगा। अभी अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी क्यों चाहिए, तो उसके शब्द आ गए, तो उसके हिसाब से राग भी होते हैं। अब जैसे एक होता है रस जिसको हम बोलते हैं, जैसे वीर रस, आपने आज़ादी की बात की तो वीर रस आ जाता है। अच्छा। राइट। बहुत सारे गाने ले लीजिए, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, डर 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 डर। अब बेसिकली ये एक मोटिवेशनल बच्चों को उस समय, अगर बहुत पुरानी बात करें तो आज हम बात कर लें, चक दे इंडिया सुन लीजिए, या हमारा खेल सुन लीजिए, डर 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 ना ना ना, तो एक रस है। राइट। तो बेसिकली आया वहीं से है कि उन्होंने क्या ओकेजन रहा होगा, उनके आसपास की चीजें क्या हो रही होंगी, क्या बताना है बेसिकली पब्लिक को। तो हाँ, कंट्रीब्यूशन वहीं से आया हुआ है। हम तो सिर्फ उन पकी हुई चीजों को खा रहे हैं अभी। उसको कपड़े भी पहना रहे हैं। जी, कपड़े पहना रहे हैं अपने अलग अलग, कोई अच्छी तरीके से पहना रहा है, कोई गलत तरीके से, पर वो तो होता रहेगा। सब करके। जी जी जी। एंड स्पिरिचुअलिटी में कैसे, ये जैसे मीरा जी को हम सब जानते हैं जी, वो भक्ति रस के थ्रू वो हाँ जी, हाँ जी। जो हासिल करना था कर लिया। जी। तो स्पिरिचुअल एंड ये कहाँ पे कनेक्शन में आता है म्यूजिक? जब आत्मा से आपकी आह निकलती है ना, और अगर आह उस सुर में हो गई तो उससे बड़े सोने पे सुहागा नहीं हो सकता कि किसी संत को, क्योंकि स्पिरिचुअल होना आपकी अंदरूनी आत्मा है, आपके अंदरूनी इंटरनल आपकी कन्वर्सेशन है। उस कन्वर्सेशन को अगर एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो सोचिए कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप घर बनाने वाले हैं और घर में आप अगर इंटीरियर भी करने लगे, आप सारी चीजें करने लगे, या एक कॉम्पोजर अगर प्रोडक्शन भी करने लगा, तो बोलेगा मैं अपनी धुन को खुद ही कपड़े पहना लूंगा। उतना बड़ा काम करती है अगर आप स्पिरिचुअल हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे संत बहुत अच्छा गा नहीं पाते, लेकिन जब वो स्पिरिचुअल में गाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बंदा सीखा हुआ है, वो नेचुरल फ्लो में। जी जी, वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, उनकी अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो हिस्ट्री में उन्होंने बहुत ज्यादा संगीत नहीं सीखा, बट आत्मा इतनी पवित्र है, या उनकी पुकार इतनी ज्यादा पवित्र है कि वो सुर में अपने आप तब्दील हो रहा है, और हम कनेक्ट भी हो जाते हैं। जी जी जी। कुछ लोगों को सुनने के बाद यानी हम लिटरली हम कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी, कि बस इन्हें सुनते ही रहे हम। हाँ जी, हाँ जी। वो मे बी वो उनकी जो यानी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपके अंदर की बातें बाहर निकल के जब वो म्यूजिक के साथ मिक्स हो जाती है तो बहुत कमाल होती है वो। जी, आजकल के बहुत सारे संत हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सुर नहीं है, कहना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी उनकी बहुत कमाल है, अंदर से बहुत साफ है, तो उनका सा भी बहुत सारे सीखे हुए लोगों से बहुत अच्छा लगता है। उसका रीजन ये है कि आत्मा, अगेन बात घूम फिर के वहीं आती है कि आपकी आत्मा अंदर से क्या निकलता है। बोलते हैं ना, जो भूखा पेट से गाता है सच्चा दिल से गाता है, तो दिल की बात दिल तक पहुंचती है। ओके जी, ओके। और एक जो पूछना चाहूँगी कि ये म्यूजिक जो है, अगर आप सैड है, आपने उसे सुन लिया, आप ठीक हो गए, अगर आप कोई भी मोमेंट पे जब आप उसे सुनते हैं तो वो आपके माइंड को बहुत, बिल्कुल, तो ये क्या कनेक्शन है म्यूजिक का और माइंड का कनेक्शन? ये सबसे बड़ा साइंटिफिकली रीजन भी है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है बेसिकली पूरी बॉडी का। हाँ। तार बोलते हैं ना कि तुम्हारे सुनने से मेरा तार हिल गया। हाँ। कौन सा तार हिल गया, एक बार आप प्लीज गूगल कीजिएगा सभी जो आप सुन रहे हैं, वो टेक्निकली भाषा में। बाकी रागाज हैं। हाँ। लोग आजकल यमन है, बिलावल है, खमाज है, भैरवी है। हाँ। भैरवी और भैरव, मैं रागों की अगर बात करूं, सपोज आप राग यमन है, रात लोग शाम को गाते हैं, ठीक है, उसमें कई सारी गजलें हैं, तो बोलते हैं ना कि जगजीत सिंह साहब गजल गा रहे हैं। हाँ। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, बेसिकली राग है ये कौन सा?
सारे रे सारे द प म ग रे सा रे ग म प द नि सा रे सा, बिलावल में बेसिकली, ओह वाह, ठीक है। वाह। तो हर राग का अपना रस है, हम्म, तो वो रस बेसिकली आपको छूता है, आपके माइंड को छूता है, आपकी बॉडी पे वैसा असर दिखाता है। आप ओके। भैरवी गा लीजिए, भैरव गा लीजिए, भैरव लक्षण गाय गुनेवर, एकदम शांत हो जाओगे आप, ओह, ठीक है। मालकौंस गा लो जो शिव जी ने बनाया है, दारना, दाररररर, दाररररर, एकदम शांत कर देगा। या कई राग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल प्रेम में पहुंचा देंगे, या आपको बहुत विरह में पहुंचा देंगे। आप सोहनी गा लीजिए, आप पूरे विरह में चले जाएंगे। अच्छा। तो बेसिकली सब रागों का कमाल है जो आपकी बॉडी को एकदम शांत कर देता है, या एकदम आपको नाचने के लिए मजबूर कर देता है। तो जी। जो पहले के जमाने में राजा अपने महल में, अकबर जी। के महल में भी जी, तानसेन जी थे, जी। तो वो कहते थे कि भी उनके गाने से बारिश आने लगती थी। बिल्कुल। तो वो बारिश आती थी, तो वही आज भी राग काम कर रहे हैं, पर वो देखिए, इंटरनली। राग का काम वैसे ही चल रहा है, हाँ, इंसान का काम थोड़ा ढीला चल रहा है, एब्सोल्युटली। वो आपकी बात सुन के मुझे वही। क्योंकि बात वही है कि जैसे आपने अभी बताया कि मैं भोपाल गई थी शंकराचार्य जी के श्रीनगर। श्रीनगर, सॉरी हाँ, श्रीनगर। श्रीनगर। आप क्यों जा पाए वहां पे, या आपने ही उसको पॉइंट आउट क्यों किया कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने हाँ, तब किया, आपकी आत्मा। तो बात यहाँ पे वही है कि संगीत को कितना कोई अपना पाता है। यहाँ पे वो ताकतें कम नहीं हुई हैं, इंसान वहां तक पहुंचने के लिए उसका तप कम हो रहा है, और तप करने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत प्यारा वाक्यांश बताता हूँ कि तानसेन जब अकबर बादशाह के यहाँ जब थे, तो अकबर ने बोला कि तानसेन, कोई ऐसा भी है इस दुनिया में जो तुमसे अच्छा गाता हो? हाँ, तानसेन जी बोलते हैं हाँ। बोलते कौन? बोलते मेरा गुरु। बोलते मैं मिल सकता हूँ? बोलते हैं आपसे, आप तो मिलना चाहोगे लेकिन वो आपसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। ऐसा क्यों? मैं अकबर बादशाह और मुझसे नहीं मिलेंगे, कैसे पॉसिबल है? बोलते नहीं। बोलते कुछ करो तानसेन, तुम तो मेरे हो, मेरे रत्न हो। उनको लेके गए हरिदास जी के पास। अच्छा। जो तानसेन जी का अब राग दीपक, हाँ, जो आपने सुना और दीपक जल गए, हाँ, या राग मेघ गाया तो बारिश वर्षा होने हाँ, लगे, हाँ। तो उन्होंने बोला ये सब मेरे गुरु का कमाल है, हरिदास जी का। तो हरिदास जी के पास जब गए, वो तो संत, हाँ, आप पैसा दीजिए, कुछ आप उनको लेना महल माड़ियाँ दे दीजिए, आपको, आप राजा हो, आप अब अपने घर पे आ जाएं। तो सेम हरिदास जी के साथ भी था। अब बात क्या हुई कि उन्होंने बहुत सारे चीज़ें की, लेकिन हरिदास जी ने गाया नहीं। लास्ट में जानबूझ के तानसेन जी ने गलत राग गाया, और गुरु को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि मेरा बच्चा जिसको मैंने सिखाया है वो गड़बड़ गा रहा है, और उन्होंने बोला कि सही ये है। तो तानसेन, अकबर जी ने बोला कि अब समझ में आ जाए कि आप ऐसे क्यों हैं और आपका शिष्य ऐसा क्यों है। तो ये सब सारी चीज़ें तब हैं। आज भी वो दिए जल सकते हैं, आज भी वो वर्षा हो सकती है। आप अपने आप कितने क्लीन हो सकते हैं, कितनी तप में लीन हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक ये आजकल तो ये साइंटिफिकली भी सब प्रूव होने लगा है कि किस तरह आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाते हैं और म्यूजिक सुनते हैं, तो उतना ही आपका माइंड उस हिसाब से बिल्कुल चेंज हाँ होता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल फैक्ट है। बहुत बढ़िया। बैजू बावरा और तानसेन में यही, आपको याद होगा कि बैजू बावरा ने तानसेन को हरा दिया था जब उनका कॉम्पिटिशन था। उसका रीज़न यही होता है कि आप जो स्पिरिचुअल होना और संगीत को ऐसे लेना, मतलब संगीत को लेकर स्पिरिचुअल कितना आपके काम करता है। तो बैजू बावरा और तानसेन को देखिए, बैजू बावरा सच में बावरे थे ईश्वर की मस्ती में। बताया जाता है कि वो जितने तब्दील थे, वो आँख बंद करके जब उनका हुआ तो लोग रोने लगते थे, सारी चीज़ें होने लगती थी। तो स्पिरिचुअलिटी इतना कमाल करती है जब आप मदमस्त हो जाते हो म्यूजिक में।
अमेजिंग। आपसे बात करने के बाद म्यूजिक के प्रति जो मेरी सोच थी जी वो आई थिंक आज के बाद और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, और मैं म्यूज़िक क्या को बात है। इसको डिफरेंट वे से देखूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है वो हर तरह से आपको जी जी हेल्प कर सकता है, एंड हमारे पास वो है। हाँ बट जी। द थिंग कि हम उससे 100% Pursue वे कर से पाए। यूज़ जी नहीं कर जी पा रहे जी हैं, जी है ना? तो सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है आपके पास, किसी के पास भी। हम दूर हैं। सही बात है। सो आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ, मोदी जी के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, नेक्स्ट कौन से बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? उसको तो शायद मैं रिवील फिलहाल नहीं कर सकता, बट इसके पहले हमने कुछ एक सॉन्ग क्राफ्ट सीजन 1 किया जो टी सीरीज पे आप सभी सुन सकते हैं। ओके। So I've just produced that particular project for T series. यहाँ मैंने ट्यून्स नहीं बनाई हैं, ओके। कंपोज नहीं किया है, लेकिन मैंने संगीत दिया है। अब कह सकते हैं कि संगीत मतलब आप म्यूजिक कंपोजर ही हो गए, तो जो आप म्यूजिक सुनेंगे पूरा प्रोड्यूस किया हुआ मेरा है उसमें, जिसमें हरिहरन जी, अच्छा। जावेद अली साहब, अभय जोधपुरकर, रेखा भारद्वाज जी, और हमने पाकिस्तान से भी मैं नाम लेना चाहूँगा सनम मारवी जी, जिनका सूफी सुनेंगे तो आपको दिल गदगद हो जाएगा आपका। और जी कुल मिला के 10 आर्टिस्ट थे, मावे खान जी, स्वरूप खान, स्वरूप खान जिन्होंने हमारा भी खेल गाया, तो उस प्रोजेक्ट में भी थे। और अभी हम बहुत जल्दी एक सीजन 2 लेके आ रहे हैं आपके सामने, और जिसमें और कमाल के आर्टिस्ट आपको दिखेंगे। चलो बहुत जी, बढ़िया, हम सब जी। इंतजार करेंगे हाँ, बिल्कुल। आपके सीजन 2 का। जी, 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 एंड जी। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें की हमने, एंड एक नए टॉपिक के ऊपर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जानने मिली, एंड बस आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं एंड बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को इतना अच्छा म्यूजिक दे। हाँ जी, शुक्रगुजार जिससे आपका हूँ जो आपने इतनी सारी चीज़ें, अब बात में हम जिस रास्तों से गए हैं तो बहुत कमाल का था। कोई बात करने वाला भी ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सामने अगर अच्छा बात निकलवाने वाला ना हो तो बंदा क्या ही निकालेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड जाते thankful. लास्ट में आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को तो? एडवाइस देखिए, गूगल भरा पड़ा है, सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं एडवाइस के लिए, और इंसान इतना स्मार्ट है, अपने में ही इतना मुकम्मल है कि उसको किसी एडवाइस की, हाँ गुरु लेकिन बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका जहन, आपका माइंड बहुत अच्छा है, बट आप कहीं अगर फंसते हैं तो मैंने फिर वही बोला कि आपके माइंड के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज़ को आप गड़बड़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट बोलते हैं ना कि मैं तेरे को लेके चलता हूँ, क्योंकि आप जाएंगे जब तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कहीं जाने के लिए। लेकिन गुरु एक ऐसी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, गुरु लेकिन एक ऐसा माध्यम है कि आपको हाथ पकड़ के बोलेगा आपको कहाँ जाना है, मुझे बता दो, मैं तुमको, या तुम्हारे लिए जो अच्छा है ये पॉइंट ये है। यस। तो गुरु कीजिए, AI कम यूज़ कीजिए। अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। Thanks to you. Thanks to you.